वह पहले से ही तेजस से बहुत परेशान थी, और अब जब कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था, तो वह अपने दिल में बहुत खुश महसूस कर रही थी और इस पल का आनंद ले रही थी। तेजस का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना हाथ मेज पर जोर से मारा। मेज से एक जोरदार आवाज आई और उस पर रखा सारा खाना जमीन पर गिर गया। पाव! एक तमाचा लगा और एक आदमी उड़कर दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने उस आदमी को देखा तो वे हैरान हुए बिना नहीं रह सके। यह युवा नगर स्वामी है, जिसने युवा नगर स्वामी को हराने का साहस किया। हाँ, यह तेजस था जिसे उड़ा दिया गया था, और जिस व्यक्ति ने उसे थप्पड़ मारा था वह आदित्य था। जैसे ही उसका खाना जमीन पर गिरा, उसने तेजस के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। आप? तेजस ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट डालूंगा। पाव! फिर एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, आदित्य ने कहा। और जैसे ही वह यहां से जाने वाला था, उसकी नजर तेजस के साथ वाली लड़की पर पड़ी। यह आप है। उस लड़की ने हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी कमर पर तलवार लटक रही थी। उसका जेड सफेद हाथ उसकी छाती पर था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह वही लड़की थी जिसे उसने ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में देखा था जब वह लिन स्टार सिटी की ओर जा रहा था। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या हम कभी एक दूसरे से मिले हैं? आदित्य की प्रतिक्रिया देखकर उसने असमंजस में पूछा। हाँ, नहीं नहीं, हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं। बस कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में तीसरे दर्जे के जादुई जानवर तानाशाह भालू से लड़ते हुए देखा था। आदित्य ने मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। तुम उस समय वहां थे? वह लड़की यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई कि जब वह अत्याचारी भालू से लड़ रही थी तो वह वहां था। हे, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। आदित्य को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और वह जाने के लिए मुड़ा। क्या तुमने सुना? वह लड़की जो युवा नगर स्वामी के साथ आई थी, वास्तव में एक तानाशाह भालू से लड़ रही थी। तानाशाह भालू एक तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर है। इसकी ताकत मूल कोर दायरे के एक विशेषज्ञ के बराबर है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह युवा लड़की एक मूल कोर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट है? हाँ, वह बहुत युवा है और उसके पास पहले से ही मूल कोर क्षेत्र की ताकत है। वह किस शक्ति से संबंधित है? युवा नगरपाल सचमुच भाग्यशाली है। उसे वास्तव में ऐसी लड़की के बारे में पता चला। लोगों की भीड़ आपस में उस लड़की के मामले पर चर्चा करने लगी। वह वास्तव में मूल कोर क्षेत्र की विशेषज्ञ है। पिताजी सही थे। मुझे इस लड़की को पाना ही है, चाहे कुछ भी हो। वह मेरी है। जब तेजस ने वहां मौजूद लोगों की बातें सुनी तो वह हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की का वह पीछा कर रहा है वह मूल कोर क्षेत्र की विशेषज्ञ है। रुक जाओ! तेजस उठने ही वाला था कि उसने उस लड़की की आवाज सुनी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वह आदित्य को बुला रही थी। क्या तुम्हारे पास कुछ बात करने को है? आदित्य रुका और असमंजस में पूछा। आपका क्या नाम है? आदित्य। मैं मोना चतुर्वेदी हूं, जो स्वर्ग तलवार संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य हूं, मोना ने कहा। स्वर्ग तलवार संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य? क्या स्वर्ग तलवार संप्रदाय 5 महान संप्रदायों में से एक है? आदित्य ने आश्चर्य में बड़बड़ाया। हाँ, मेरा स्वर्ग तलवार संप्रदाय 5 महान संप्रदायों में से एक है, मोना ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत सुंदर! उसकी मुस्कान देखकर आदित्य दंग रह गया। जब वह मुस्कुरा रही थी तो वह बहुत सुंदर लग रही थी। हूफ! मोना ने उसका स्तब्ध चेहरा देखकर उस पर नाक भौंसी कोड़ी। हे, मिस मोना, ऐसा नहीं है कि मैं यह जानबूझकर कर रहा हूं। आप इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपकी खूबसूरती में खो जाएगा। आदित्य को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अवचेतन रूप से कहा, तुम। आदित्य को इस तरह बात करते देख उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसकी सुंदरता की इस तरह प्रशंसा की थी। इसे भूल जाओ। क्या तुम यहां टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करने और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इंपीरियल सिटी जाने के लिए आए हो?
मोना ने पूछा। हाँ, ओह, हम एज्योर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खंडहर का पता लगाने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह विशेषज्ञ मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल कलाकार था। उसने 10,000 साल पहले पूरे एज्योर ड्रैगन देश पर शासन किया था। पूरे एज्योर ड्रैगन देश में मार्शल सम्राट क्षेत्र में केवल कुछ ही विशेषज्ञ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे केवल मार्शल सम्राट क्षेत्र के प्रथम या द्वितीय चरण में हैं। चूंकि यह मकबरा मार्शल सम्राट दायरे के शीर्ष पर एक विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया है, इसलिए हमारे देश के बड़े शहरों की सभी शक्तियों ने अपने विशेषज्ञों को भेजा है जो मार्शल किंग दायरे से नीचे हैं, ताकि वे मकबरे का पता लगा सकें। 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार ने भी अपने विशेषज्ञों को मूल कोर दायरे या उससे नीचे लोगों को भी भेजा है। जब खंडहर खुलेगा उस समय बहुत खतरा होगा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? मोना ने आदित्य को निमंत्रण दिया। वह उसे अपने ग्रुप में शामिल करने की योजना बना रही थी। मोना की बात सुनकर आदित्य ने इस पर सोचना शुरू कर दिया। यह एक गंभीर मामला था। जब बड़ी शक्तियों के विशेषज्ञ वहां इकट्ठा होंगे तो यह बहुत खतरनाक होगा। धन्यवाद मिस मोना, लेकिन मैं इस समय अकेला रहूंगा। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। आदित्य ने फिर भी उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। हे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मिस मोना ने तुम्हें अपनी सद्भावना से आमंत्रित किया और तुम उसे मना करने की हिम्मत करते हो। तेजस ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। आदित्य ने तेजस को देखा और फिर उसे सीधे नजरअंदाज कर दिया। तुम? आदित्य को फिर से उसे अनदेखा करते देख तेजस गुस्से से कांपने लगा। इन दोनों को देखकर मोना एक लंबी आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। अगर तुम वहां अकेले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस सावधान रहना, मोना ने आदित्य से कहा। मैं करूंगा, धन्यवाद। ये कहने के बाद आदित्य मुड़ा और रेस्तरां से बाहर चला गया। शाम को आदित्य एज्योर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहा था। आदमी और औरतों के कई समूह भी एज्योर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की ओर चल रहे थे। उनमें से कई लोग आपस में बात कर रहे थे, जो खंडहरों का पता लगाने के लिए अपने विशेषज्ञों को भेजते हैं। क्या तुमने सुना है, कई बड़ी शक्तियां उस मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के खंडहर का पता लगाने के लिए यहां आई हैं? हां, उनमें से अधिकांश मूल कोर दायरे के मार्शल कलाकार हैं। उनमें से सबसे कमजोर ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे के 5वें चरण में है। बस बहुत हो गया, जल्दी करो और तेजी से आगे बढ़ो। उस मकबरे की सुरक्षा पर लगे प्रतिबंध जल्द ही हटा दिए जाएंगे। मार्शल सम्राट क्षेत्र मार्शल कलाकारों द्वारा छोड़े गए खंडहर की ओर जाने वाले रास्ते में कई खतरे थे। उन सभी खतरों को पार करने के बाद ही कोई कब्र तक पहुंच सकता था। आखिरकार कब्र एज्योर ड्रैगन माउंटेन रेंज में थी। एज्योर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला को बहुत रहस्यमय और खतरनाक कहा जाता है। आदित्य खंडहर की ओर जा रहा था जब अचानक उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। बच्चे, तो तुम वास्तव में यहां हो। आदित्य ने मुड़कर देखा तो पाया कि काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे देख रहा था। ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 4थे चरण का विशेषज्ञ। ऊपर और नीचे देखते हुए आदित्य हैरान रह गया। उसने हवा में कोई उतार चढ़ाव भी महसूस नहीं किया जब यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसके पीछे दिखाई दिया। बेटे, आज तुम मरने वाले हो। हमारे युवा नगर स्वामी को अपमानित करने के लिए अपने आप को दोषी ठहराओ। युवा नगर स्वामी? तो यह पता चला कि तेजस ने वास्तव में आपको मुझे मारने के लिए भेजा है, आदित्य ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे डर है कि आप निराश होंगे। निराश? आप निश्चित रूप से ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के दूसरे चरण में एक चींटी के लिए बड़ी बातें करते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आदित्य को देखा और उस पर व्यंग्य किया। बेटे, देखो, मैं तुम्हें कैसे 1000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की हत्या की मंशा उसके चारों ओर उमड़ पड़ी, क्योंकि उन्मत्त आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई, जिससे ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 4थे चरण की आभा उत्पन्न हुई। अप्रत्याशित रूप से आदित्य के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखा और उसकी आंखों में लड़ाई का इरादा उभर आया। उसने अपनी मध्यम स्तरीय सामान्य ग्रेड की तलवार निकाली
और जोर से चिल्लाया, चलो देखते हैं कौन किसको मारता है। यह सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा। यह साला पागल हो गया है, क्या उसे नहीं पता कि वह एक विशेषज्ञ है जो उससे 2 कदम ऊपर है। बेटे, चूंकि तुम मरना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुक्का मारा। हिंसक शक्ति बाहर निकली। भयानक रूप से उच्च तापमान बढ़ा। हवा में तेजी से गर्मी फैल गई। मेरा मुक्का ले लो। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने आदित्य की छाती की ओर जोरदार मुक्का मारा। एक जोरदार धमाका तुरंत बाहर की ओर हुआ। आने वाले मुक्के को देखकर आदित्य ने आगे कुछ नहीं कहा। तलवार को अपने हाथ में पकड़कर उसने भयंकर वार किया, जिससे तलवार से एक मजबूत आभा निकली जो भयंकर रूप से फूट पड़ी। टकराना। 2 ताकतें आपस में टकरा गईं। अधेड़ उम्र का आदमी 5-6 कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। वह अधेड़ उम्र का आदमी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य की मौजूदा ताकत उसकी क्रूर मुट्ठी को आसानी से नष्ट कर सकती है। प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका दिए बिना आदित्य ने एक बार फिर अपनी तलवार से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर वार किया। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव आया। जब आदित्य ने अपनी तलवार पर वार किया तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे वह तलवारों के समुद्र में खड़ा है। एक भयानक तलवार की ऊर्जा उसके पूरे शरीर को चकनाचूर कर देना चाहती है। इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। वह ऐसे ही मर गया। तेजस, अगर मैं तुम्हें उस विशेषज्ञ की कब्र में देखूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम मुझे मरना चाहते हो तो मारे जाने के लिए तैयार रहो। ये कहते हुए ये जियाओ फिर से मार्शल सम्राट दायरे विशेषज्ञ की कब्र की ओर बढ़ा। जब आदित्य अपने रास्ते की सभी बाधाओं को पार करने के बाद कब्र पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही करीब 300 लोग मौजूद थे। कब्र पर प्रतिबंध अभी भी था, इसलिए वह केवल इंतजार कर सकता था। चारों दिशाओं से आए लोग यहां कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे। अंततः 1 घंटे बाद स्वर्ग और हृदय के बीच अस्थिर आभा का एक निशान दिखाई दिया। अगले ही क्षण भीड़ की उत्तेजित निगाहों के सामने मकबरे की सुरक्षा करने वाला प्रतिबंध एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। यह सचमुच टूट गया। हाँ, चलो, हमें जल्दी करना चाहिए और पहले प्रवेश करना चाहिए। हाँ, चलो अंदर चलें। लोगों की भीड़ खंडहर के द्वार की ओर दौड़ी और उसमें प्रवेश कर गई। यदि यह तथ्य न होता कि प्रतिबंधित इकाई ने जीवन के अनगिनत वर्षों के उतार चढ़ाव का अनुभव न किया हो और उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट न हो गई हो, तो उनके लिए बलपूर्वक अंदर प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाता। उनके दिलों में यह सबसे बड़ा अवसर था। जब तक वे कब्र मालिक के पीछे छोड़े गए खजाने को प्राप्त करते रहेंगे, तब तक वे खुशी से अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त होंगे। आदित्य और बाकी लोग पीछे नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वे दूसरों के साथ कब्र में प्रवेश कर गए। जब वे अंदर गए तो उन्होंने पाया कि हॉल बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि इसमें हजारों लोग बैठ सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पत्थर की मूर्तियों और मैदान पर धूल के कणों के अलावा वहां और कुछ नहीं था। यह हॉल बहुत ही भद्दा लग रहा था। सभी लोग अंदर भागे। उन्होंने कुछ देर तक इधर उधर देखा, फिर खजाने की तलाश में एक दूसरे से अलग हो गए। आदित्य कई पत्थर की मूर्तियों के पास से गुजरा और उन्हें ध्यान से देखा। वह इन मूर्तियों से कुछ ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। ये पत्थर की मूर्तियां शायद साधारण मूर्तियों जितनी सरल नहीं थीं। इस प्रकार का उतार चढ़ाव अत्यंत कमजोर था, इतना कमजोर कि मूल कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी अपनी उत्तेजना के कारण इसे महसूस नहीं कर सके। आदित्य कब्र में प्रवेश करने के समय से ही सावधान था, इसलिए वह इन मूर्तियों से निकलने वाली अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। इसके अलावा उसे यह भी विश्वास नहीं था कि कब्र का मालिक, वह व्यक्ति जो कभी मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था और अपनी शक्ति से पूरे एज्योर ड्रैगन देश पर हावी था, वह अपनी कब्र की रक्षा के लिए केवल कुछ प्रतिबंध ही छोड़ेगा। यह बहुत संभव है कि उसकी कब्र की सुरक्षा के लिए कुछ अन्य चीजें भी थीं, और यह कब्र खतरों से भरी हुई थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। आदित्य रास्ते पर चलते हुए
एक छोटे से लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गया। यहां पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद था और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। वह व्यक्ति एक लड़की थी जिसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और परी की तरह सुंदर दिख रही थी। वह मोना थी। जब उसने कदमों की आवाज सुनी तो वह पलटी और देखा कि एक परिचित व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। आह, यह तुम हो, हम फिर से मिल गए। मोना ने मुस्कुराए। आदित्य ने सिर हिलाकर जवाब में मुस्कुराहट दी और फिर पूछा, क्या दरवाजा बंद है? हाँ, यह दरवाजा बंद है। मैं इसे काफी देर से खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह नहीं खुला, मोना ने थोड़ी निराशा के साथ कही। दरवाजे की ओर देखते हुए उसने देखा कि वहां कई अजीब आकृतियां थीं और दरवाजे के बीच में एक छोटा सा छेद था जो अखरोट के आकार का था। मुझे लगता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत है, आदित्य ने छेद की ओर देखते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो पहले चाबी ढूंढ लेते हैं, मोना ने कहा और चाबी ढूंढने लगा। आदित्य ने भी अपना सिर हिलाया और चाबी ढूंढने लगा। 2 घंटे की तलाश के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। निराश होकर वे एक बार फिर लोहे के दरवाजे के सामने इकट्ठे हुए। अचानक आदित्य की नजर एक मूर्ति पर पड़ी जो गेट के दाईं ओर द्वारपाल की तरह खड़ी थी। मुझे लगता है कि मुझे चाबी मिल गई है, आदित्य चिंतित होकर मुस्कुराया। मोना जल्दी से उसके पास आई और पूछी, चाबी कहाँ है? आदित्य ने मूर्ति के बाएं कान की ओर इशारा किया। मूर्ति के कान पर एक छोटी सी लोहे की चाबी लटक रही थी जो बाली की तरह थी। उस बाली को देखकर मोना ने उसे निकालने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इस समय आदित्य ने उसे रोक दिया। रुक जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि यह मूर्ति सरल नहीं है। अगर आप इसे और ध्यान से देखें तो तुम मूर्ति के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा के अत्यंत कमजोर उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती हो। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो यहां मौजूद हर मूर्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक ही अत्यंत सूक्ष्म उपस्थिति है, आदित्य ने गंभीरता से कहा। आदित्य की बात सुनकर मोना ने मूर्ति के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस करने की कोशिश की और उसने वास्तव में इसे महसूस किया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस क्षण हम चाबी लेंगे यह मूर्ति हम पर हमला कर देगी, मोना ने चिंतित होकर कही। चलो ऐसा करते हैं, पहले तुम छिप जाओ, मैं जाकर मूर्ति के कान से चाबी निकालता हूं। लेकिन कोई परंतु नहीं, चिंता मत करो, मेरे पास भागने का एक रास्ता है। जब मैं चाबी लेकर भाग जाऊंगा तो यह मूर्ति चाबी वापस पाने के लिए मेरा पीछा जरूर करेगी और लोहे के गेट से और दूर चली जाएगी। उस समय तुम गेट के पास दिखाई दोगे। मैं चाबी तुम्हारे पास फेंक दूंगा ताकि तुम गेट खोल सको। उस समय हम गेट में प्रवेश करेंगे, आदित्य ने मोना से कहा। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। क्या होगा अगर तुम मूर्ति से भाग नहीं सकते हो? मोना ने चिंतित होकर कहा। यहां तक कि उसे भी नहीं पता कि वह एक ऐसे आदमी के लिए इतनी बेचैन क्यों थी जिसे वह अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी। क्या? मुझे मत बताओ कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो, आदित्य ने चालाकी से मुस्कुराया। तुम्हारे बारे में कौन चिंतित है, बदमाश? मोना का गाल अचानक लाल हो गया और वह शर्मा गई। हे, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं। चलो अब काम पर लग जाओ। तुम पहले उस खंभे के पीछे छिप जाओ, उसके बाद मैं चाबी छीन लूंगा, आदित्य ने एक खंभे की ओर इशारा करते हुए कहा। अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। मोना ने अपना सिर हिलाया और एक खंभे के पीछे छिप गई जो लोहे के दरवाजे के बाईं ओर था। जब आदित्य ने देखा कि मोना ने खुद को अच्छी तरह से छिपा लिया है तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने सामने पत्थर की मूर्ति के कान की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से उसके कान से चाबी निकाल ली। जैसे ही उसने पत्थर की मूर्ति के कान से बाली निकाली, अचानक हर दिशा से ऊर्जा की एक तीव्र लहर फूट पड़ी। विशाल हॉल में मौजूद सभी मूर्तियां आदित्य को देखकर उसकी ओर दौड़ने लगीं। गनीमत रही कि मार्शल सम्राट क्षेत्र एक्सपर्ट की कब्र में घुसने वाले सभी लोग यहां नहीं थे। वे सभी पहले ही विशाल हॉल से निकलकर कब्र के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, अन्यथा इस समय बहुत बड़ी आपदा आ जाती। ड्रैकोनिक पंख वह पहले से ही तैयार था। जैसे ही उसने पत्थर की मूर्ति के कान से चाबी निकाली, उसने तुरंत स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन से प्राप्त उड़ने की क्षमता का उपयोग किया।
आदित्य की पीठ से अत्यंत सुंदर सुनहरे पैटर्न वाले काले पंखों की एक जोड़ी निकली। यह स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के पंख थे। जब पंख दिखाई दिया तो आदित्य ने जल्दी से उन्हें फड़फड़ाया और आकाश में उस दिशा की ओर उड़ गया जहां मोना छिपी हुई थी। आदित्य हवा में उड़ रहा था और सभी पत्थर की मूर्तियां जमीन पर उसका पीछा कर रही थीं। वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह हवा में था और ये मूर्तियां उड़ नहीं सकती थीं। वे बस जमीन पर दौड़ते रहे, आदित्य का पीछा करते रहे। वे पत्थर की मूर्तियां बेहद क्रूर और अजीब थीं। वे वास्तव में हमला करना जानते थे। वे सभी जमीन से कूदकर आदित्य पर हमला करते रहे। यह सौभाग्य की बात थी कि हॉल बहुत विशाल था और ये मूर्तियां उड़ नहीं सकती थीं। पत्थर की मूर्तियों के हमलों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त जगह थी। इसके अलावा भले ही पत्थर की मूर्तियों का हमला बेहद भयानक था, फिर भी हमला करने के बाद उन्हें हमला करने में कुछ समय लगा, इसलिए आदित्य आसानी से उनसे बच निकलने में सक्षम था। अगर आदित्य की जगह कोई और होता तो अब तक वे सब धूल में मिल गए होते। भले ही वह मूल कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ ही क्यों न हो, वह इन पत्थर की मूर्तियों के सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार सबसे पहले इन पत्थर की मूर्तियों की ताकत दूसरे या तीसरे चरण के मूल कोर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी, और दूसरा, इतनी सारी पत्थर की मूर्तियों के साथ भले ही मूल कोर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट का 9वां चरण हो, वे इन पत्थर की मूर्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वहां सैकड़ों की संख्या में पत्थर की मूर्तियां मौजूद थीं, और खास बात यह थी कि अगर उन पर हमला भी किया जाता तो उन्हें कोई दर्द नहीं होता था। तो आदित्य अपने ड्रैगन के पंखों के साथ यहां एकमात्र व्यक्ति था जो इन पत्थर की मूर्तियों से सुरक्षित रूप से बच सकता था। पंखों की कितनी सुंदर जोड़ी है। जब मोना ने आदित्य की पीठ पर पंख देखे तो वह पंखों की सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकी। यह एक उड़ान मार्शल आर्ट कौशल होना चाहिए। आखिरकार केवल मार्शल किंग दायरे का एक विशेषज्ञ हवा में उड़ सकता है, और यह उनकी पीठ के पीछे कोई पंख बनाए बिना भी है। केवल उड़ान मार्शल आर्ट को ही अपनी पीठ के पीछे पंख बनाने और आकाश में उड़ने के लिए उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन सभी उड़ान मार्शल आर्ट कौशल बहुत कीमती हैं। आदित्य ने इस उड़ान मार्शल आर्ट कौशल पर अपने हाथों को कैसे प्राप्त किया? उन पंखों और इसकी गति को देखते हुए यह कम से कम एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक उड़ान मार्शल कौशल होना चाहिए। यहां तक कि मेरे स्वर्ग तलवार संप्रदाय में भी केवल 2 उड़ान मार्शल कौशल हैं, और उन उड़ान मार्शल कौशल का उच्चतम ग्रेड उच्च ग्रेड गहन रैंक है। वह सतह पर जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। मोना ने बहुत धीमी आवाज में बड़बड़ाया, जैसे वह खुद से बात कर रही हो। फिर वह खंभे के पीछे से बाहर आई और लोहे के दरवाजे की ओर भागी। जब आदित्य ने देखा कि वह लोहे के दरवाजे तक पहुंच गई है तो उसने दरवाजे की चाबी मोना की ओर फेंकी। मोना ने चाबी पकड़ी और उसे लोहे के दरवाजे के छेद में डाल दिया। जब चाबी को लोहे के दरवाजे के छोटे से छेद में डाला गया तो अचानक लोहे के दरवाजे पर उकेरे गए सभी चित्र चमक उठे और दरवाजा एक कर्कश ध्वनि के साथ खुल गया। जिस क्षण आदित्य ने मोना को चाबी फेंकी, सभी पत्थर की मूर्तियां मोना की ओर दौड़ पड़ीं और उससे चाबी छीनने लगीं। आदित्य पूरी गति से उड़कर दरवाजे के पास आया। उसने जल्दी से मोना का हाथ पकड़ा और लोहे के दरवाजे में घुस गया। जब वे दोनों अंदर घुसे तो लोहे का दरवाजा बिजली की गति से अपने आप बंद हो गया। सारी पत्थर की मूर्तियां दरवाजे के पीछे रह गईं। उन दोनों ने गहरी सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुस्कुराए और सिर उठाकर सामने देखने लगे। जब उन्होंने अपने सामने जो कुछ देखा तो दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। ये हैं स्पिरिट स्टोन। ये निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं और वास्तव में इनकी संख्या हजारों में है। 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी हैं। मोना ने अपनी आंखें चौड़ी करके कमरे के कोने में रखे स्पिरिट स्टोन के ढेर को देखा। यहां 5 निम्न श्रेणी के स्पिरिट हथियार, 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट हथियार और 1 उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार भी है। आदित्य ने कमरे के दूसरे कोने की ओर इशारा किया और फिर कहा, मिस मोना, मैं यहां की 2 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट तलवारें और 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर ले लूंगा। बाकी सब कुछ आपका है।
क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं? यह ठीक है, लेकिन तुम वह उच्च श्रेणी का आत्मा हथियार क्यों नहीं ले लेते? और वहां हजारों कम श्रेणी के आत्मा पत्थर भी हैं। मोना हैरान थी जब उसने देखा कि आदित्य ने केवल कुछ चीजें लेने का विकल्प चुना। आदित्य ने हंसते हुए कहा, मिस मोना, ऐसा नहीं है कि मैं उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार नहीं लेना चाहता। बात बस इतनी है कि यह उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार एक भाला है और मुझे तलवार का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा पसंद है। ये दो मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार तलवारें हैं, इसलिए मैं इन्हें ले लूंगा। जहां तक हजारों निम्न श्रेणी के स्प्रिट स्टोन की बात है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। आप उन्हें ले सकती हो। मैं सिर्फ ये 10 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन लूंगा। हालांकि ये सिर्फ 10 ही हैं, फिर भी ये 100 निम्न श्रेणी के स्प्रिट स्टोन के बराबर हैं। आदित्य ने जो कहा उसे सुनकर मोना ने अपना सिर हिलाया। तो मैं विनम्र नहीं रहूंगी। मैं यहां आपकी चुनी हुई चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजें ले लूंगी। मोना ने अपना हाथ हिलाया और पीछे छोड़ी गई सभी वस्तुएं गायब हो गईं। स्थानिक अंगूठी। आदित्य आश्चर्यचकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोना के पास एक स्थानिक अंगूठी होगी। वह निश्चित रूप से सरल नहीं है। स्वर्ग तलवार संप्रदाय में उसका दर्जा बहुत ऊंचा होगा। कमरे में सभी चीजें लेने के बाद उन्होंने चारों ओर देखा कि कहीं और कुछ छूट तो नहीं गया है। मुझे लगता है कि उस दीवार में कुछ अजीब बात है। मोना ने अपनी बाईं ओर एक दीवार की ओर इशारा किया। आदित्य ने दीवार को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। यह दीवार वाकई दूसरी दीवारों से अलग थी। ये कुछ दुर्लभ सामग्रियों से बनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी चीज की रक्षा कर रही हो। मुझे लगता है कि हमें इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, आदित्य ने कहा। मोना ने अपना सिर हिलाया और दीवार पर एक भयानक हमला किया। आदित्य ने इसमें भाग नहीं लिया और दूर खड़ा रहा। मोना मूल कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ थी और वह अभी ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे के दूसरे चरण में था। वह ज्यादा मदद नहीं कर सकता है। बूम! एक तेज आवाज निकली और एक आकृति उड़ गई। वह आकृति मोना थी। जब उसने दीवार तोड़ने के लिए उस पर हमला किया तो दीवार नहीं टूटी, बल्कि दीवार से टकराने वाली ताकत से वह उड़ गई। दीवार की रक्षा के लिए एक बैरियर है, मोना ने कहा। उसके मुंह के कोने से खून बह रही थी। मुझे नहीं लगा कि दीवार की रक्षा के लिए कोई बैरियर था। अब हमें क्या करना चाहिए? मोना ने अपने मुंह के कोने से खून साफ किया और आदित्य को देखते हुए पूछा। यदि यहां कोई बैरियर है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जो बैरियर को मजबूत करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर रहा है, आदित्य ने कहा और हर जगह देखने लगा और वह कुछ खोजने लगा। आदित्य की बात सुनकर मोना ने भी ऐसी चीज की खोज शुरू कर दी जो इस बैरियर को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह हजारों साल पहले से लेकर अब तक उतना ही मजबूती से है। दोनों ने काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब हमें क्या करना चाहिए? मोना ने अपने सामने खड़े आदित्य की ओर देखी। जब से उसने इस लड़के को देखी है, तब से वह हमेशा अपनी हर हरकत से उसे हैरान करती रही है। वे यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा थीं, जब सभी पत्थर की मूर्तियां आदित्य का पीछा कर रही थीं, क्योंकि उसने खुद को एक चारा के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि वे उस कमरे के लोहे के दरवाजे को खोल सकें जिसमें वे वर्तमान में थे। वह नहीं जानती थी कि कैसे, लेकिन उसे विश्वास था कि आदित्य निश्चित रूप से दीवार की रक्षा करने वाली बैरियर को तोड़ने का कोई समाधान ढूंढ लेगा। वे दोनों इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे कि इस अजीब दीवार के पीछे क्या है जिसकी सुरक्षा के लिए इस स्तर की बैरियर की आवश्यकता है। आदित्य एक पल के लिए चुप रहा, फिर उस बैरियर की ओर देखा जो उस अजीब दीवार की रक्षा कर रहा था। मुझे लगता है कि मुझे वह चीज आजमानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, आदित्य ने सोचा और कहा, मुझे इसे आजमाना चाहिए। आदित्य बैरियर के पास आया और उस पर अपने हाथ रख दिए और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल परिसंचरण तकनीक की पहली परत को प्रसारित करना शुरू कर दिया। वह क्या कर रहा है? मोना उलझन में थी जब उसने आदित्य को बैरियर पर अपना हाथ रखते देखा। उसे समझ में नहीं आया कि आदित्य अब क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। वह कुछ भी चूकना नहीं चाहती थी। उसे पक्का एहसास था कि आदित्य फिर से कुछ ऐसा करेगा जिससे वह हैरान रह जाएगी। खा जाओ,
आदित्य ने अपने दिल में चिल्लाया। एक चीख के साथ गर्जन हुआ। उसकी चेतना के सागर में एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी और अचानक बैरियर से सारी ऊर्जा बाढ़ की तरह उसके शरीर में बहने लगी। आ! वह दर्द से कराह उठा। वहां बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और अगर यह लंबे समय तक जारी रहा तो उसका शरीर निश्चित रूप से फट जाएगा। आदित्य, क्या हुआ? आदित्य की दर्दनाक चीख से मोना डर गई। वह जल्दी से उसके पास गई। कुछ नहीं, तुम वहीं खड़े रहो, यहां मत आओ। आदित्य ने दर्द सहन करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। वह वर्तमान में 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का परिसंचरण कर रहे थे और अपने शरीर में आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कर रहे थे। बूम! ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र का तीसरा चरण। कुछ समय बाद वह एक बार फिर सफल हुआ और ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के दूसरे चरण से ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के तीसरे चरण में पहुंच गया। इस तरह की स्थिति में आदित्य को आगे बढ़ते देख मोना आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। यह कैसे हो सकता है? उसने अभी अभी ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के तीसरे चरण में प्रवेश किया है। कुछ देर पहले तक वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन अब आदित्य लगातार ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और जब वह ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के तीसरे चरण के शिखर पर पहुंचा तो उसने बैरियर से अपना हाथ हटा लिया। बहुत ज्यादा ऊर्जा, इतना कुछ खाने के बाद भी कुछ ऊर्जा बची हुई है, आदित्य ने सोचा। आदित्य, क्या तुम ठीक हो? मोना ने चिंतित होकर पूछा जब उसने आदित्य को बैरियर से अपना हाथ हटाते हुए देखा। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। आदित्य मुस्कुराया। किसी कारण से जब उसने मोना की चिंता देखी तो उसके दिल में गर्मी महसूस हुई। शुरू से ही उसे दूसरों की परवाह महसूस नहीं हुई। एक दिन सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें एल्डर धनंजय आए और उसे अपने साथ ले गए। यह पहली बार था जब उसने अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की। उसने 5वें एल्डर को अपना पिता मान लिया, लेकिन 5वें एल्डर की मृत्यु के बाद उसे एक बार फिर से अकेला छोड़ दिया गया। अब मोना को उसके बारे में चिंता करते हुए देखकर उसे वास्तव में गर्मजोशी महसूस हुई और वह अपने दिल की गहराइयों से उसे देखकर मुस्कुराया। जब मोना ने आदित्य को अपनी ओर प्यार से मुस्कुराते हुए देखा तो उसे लगा कि उसका दिल धड़क रही है और वह शर्मा गई। उसके गोरे गाल थोड़े लाल हो गए। उस समय तुम्हें क्या हुआ था? तुम दर्द से कराह रहे थे और अचानक अपने साधना क्षेत्र के अगले चरण में पहुंच गए। मोना ने जल्दी से मुड़कर दीवार को बैरियर द्वारा संरक्षित देखते हुए पूछा। इस समय किसी अज्ञात कारण से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह आदित्य की आंखों में सीधे देखे। यह कुछ भी नहीं है, मैं बस यह देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसी गुप्त विधि से इस बैरियर को तोड़ सकता हूं या नहीं। मैं वर्तमान में कमजोर हूं और उस गुप्त तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ हूं, इसलिए जब मैंने इसे जबरदस्ती इस्तेमाल किया तो इसका उल्टा असर हुआ और मुझे कुछ दर्द हुआ। आदित्य ने एक यादृच्छिक उत्तर बनाया और मोना को जवाब दिया। आखिरकार वह यह नहीं कह सकता था कि उसके पास ऊर्जा वाली किसी भी चीज को निगलने की क्षमता है। आदित्य ने बैरियर से ऊर्जा को अवशोषित करना जारी नहीं रखा क्योंकि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसकी नींव बहुत मजबूत थी, लेकिन बहुत तेजी से साधना करने के अपने नुकसान हैं। अच्छा, मुझे पता चल गया है कि वह चीज कहां है जो लगातार इस बैरियर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। आदित्य मुस्कुराया। जब वह बैरियर से ऊर्जा ले रहा था तो उसने देखा कि इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा कहां से आ रही थी और वह बैरियर की ऊर्जा का स्रोत था। कहां? आदित्य को यह कहते हुए सुनकर कि उसे पहले ही पता चल गया है कि ऊर्जा का स्रोत कहां है, उसकी आंखें चमक उठीं। यह जानना जरूरी है कि ऊर्जा हजारों सालों से बैरियर को मजबूत करने के लिए उसमें लगातार डाली जा रही थी। वह चीज निश्चित रूप से एक खजाना है। यह उस दीवार के अंदर है। उस चीज की वजह से दीवार इतनी अजीब लग रही थी। आदित्य ने दीवार की ओर इशारा किया। तो यह ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि लंबे समय तक खोजने के बाद भी हम यहां कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। मोना को अचानक एहसास हुआ, हमें पहले इस बैरियर को तोड़ना होगा। लेकिन कैसे? मोना ने एक बार फिर समाधान के बारे में सोचना शुरू की। मिस मोना, चिंता मत करिए, मेरे पास बैरियर को तोड़ने का एक तरीका है, आदित्य ने कहा। उसने लगभग सारी ऊर्जा सोख लिया था।
अब उस चीज के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा बची है जो बैरियर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। बैरियर को लगातार ऊर्जा प्रदान करने के बाद ऊर्जा स्रोत में 5% से भी कम ऊर्जा बची थी। अब आदित्य ने 5% ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लिया और सीधे ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के दूसरे चरण से ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के तीसरे चरण के शिखर तक पहुंच गया। तो मूल रूप से उस ऊर्जा स्रोत में उसकी मूल ऊर्जा का केवल थोड़ा सा हिस्सा बचा था। यह केवल कुछ और समय के लिए बैरियर को अपनी ऊर्जा प्रदान कर सकता है और फिर यह अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर देगा। इस बैरियर को तोड़ने का तरीका क्या है? मोना ने कुछ उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। इसके 2 तरीके हैं। पहला है कुछ समय तक प्रतीक्षा करना। स्रोत ऊर्जा के खत्म होने के कारण बैरियर खुद ही खत्म हो जाएगा। हजारों वर्षों के बाद इसकी ऊर्जा अब 1% से भी कम रह जाएगी। इसलिए आधे दिन या पूरे दिन तक प्रतीक्षा करना स्रोत से इसकी सारी ऊर्जा समाप्त करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। और दूसरा, हम अपनी शक्तिशाली चालों से हमला करेंगे। बैरियर अपने स्रोत से अधिक ऊर्जा का उपभोग करेगा और तेजी से समाप्त भी होगा। हमारी कुछ चालों के बाद यह टूट जाएगा। बैरियर को अपने आप टूटने देने के लिए हमें आधे दिन या पूरे दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आदित्य ने मोना को अपना बात समझाया। आपको कैसे पता कि बैरियर की ऊर्जा के स्रोत में इसकी मूल ऊर्जा का 1% से भी कम बचा है? मोना ने तुरंत आदित्य के स्पष्टीकरण में तगल्तियां पकड़ ली। यह लड़की वास्तव में खतरनाक है। आदित्य बोलते समय सावधानी बरतने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने जो देखा है उसके अनुसार यह बैरियर लगभग 10,000 वर्षों से यहां है और यह अपने आप को मजबूत करने तथा अपनी गति बनाए रखने के लिए लगातार अपने स्रोत से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जो इसकी ताकत की गणना कर सकती है। जब मैंने बैरियर को छुआ उस समय मैं गणना कर रहा था कि ऊर्जा स्रोत में कितनी ऊर्जा बची है। इसीलिए मैंने कहा कि ऊर्जा स्रोत में 1% से भी कम ऊर्जा बची है। हाँ, यह मेरी कही गई बात से अलग हो सकता है क्योंकि मैं पहली बार किसी चीज की गणना करने के लिए इस गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा हूं। आदित्य ने शर्मिंदगी से हंसते हुए कहा। अगर तुम कारण नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। तुम बहाने क्यों बना रहे हो? मोना ने मुंह बनाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य ने अब भी क्या कहा। न केवल मेरा वायु तत्व से संबंध है बल्कि मैं एक विशेष क्षमता के साथ भी पैदा हुई हूं। मैं किसी के दिल में होने वाले किसी भी उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती हूं। चाहे वह डर, उत्तेजना या अन्य चीजों के कारण हो, मैं इसे महसूस कर सकती हूं। तुम अभी स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज और तेज हो रही थीं। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, मोना ने उससे कहा और बैरियर की ओर देखते हुए पलट गई। आदित्य इतना शर्मिंदा था कि वह खुद के लिए एक छेद ढूंढकर वहां छिपना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोना के पास इस तरह की विशेष क्षमता है। मिस मोना, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, बस मैं नहीं बता सकता। आदित्य ने शर्मिंदगी से मोना को देखा और कहा, यह ठीक है। मैंने तो बस इतना कहा था कि हर किसी का अपना रहस्य होता है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मोना ने उस पर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हमें एक साथ हमला करना होगा ताकि यह बैरियर जल्दी से टूट सके। दोनों ने सिर हिलाया और अपने सबसे शक्तिशाली हमलों के साथ बैरियर पर हमला करना शुरू कर दिया। स्वर्ग तलवार पहला ढहती हुई पहाड़ी मुट्ठी। आदित्य का हमला कुएं में डूबते पत्थर जैसा था। उसका हमला सबसे पहले बैरियर पर पड़ा और बैरियर पर सिर्फ हल्की सी हलचल हुई। उसकी तुलना में जब मोना ने बैरियर पर हमला किया तो उसकी तलवार से एक भयानक तलवार ऊर्जा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में एक ही जगह पर सैकड़ों तलवारें हमला कर रही हों। पास की हवाएं भी ब्लेड की तरह तेज हो गईं और वह उसकी तलवार से मिल गई और बैरियर से टकरा गई। आदित्य उसके इस हमले से हैरान था। यह बहुत शक्तिशाली हमला था। उसने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था। बूम! जब उसका वार बैरियर पर पड़ा तो बैरियर पर बहुत तेज उतार चढ़ाव दिखाई दिया और कुछ ही देर में वहां दरार दिखाई देने लगी। उसी समय बैरियर ने खुद को दुरुस्त कर लिया। बैरियर पर एक दरार थी।
यदि आप एक बार फिर हमला करते हैं तो मुझे लगता है कि बैरियर तुरंत टूट जाएगी। आदित्य यह कहते हुए बहुत उत्साहित हो जाता है। जब उसने उसकी ओर देखा तो पाया कि वह उसे बहुत ही अजीब निगाहों से देख रही थी। क्या हुआ? तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आदित्य उसकी नजर देखकर हैरान था। क्या यह वास्तव में तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हमला था? मोना ने पूछा। वह अभी भी उसे अजीब तरह से देख रही थी। आदित्य उसकी बात सुनकर दंग रह गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट इस समय उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। यह एक निम्न श्रेणी का सामान्य रैंक मार्शल कौशल था। यह कौशल कुछ ऐसा था जो उसे सिल्वर मून संप्रदाय से मिला था जब वह संप्रदाय में शामिल हुआ था। जब आदित्य ने इस कौशल के साथ बैरियर पर हमला किया तो मोना उससे हैरान रह गई। जिस क्षण वह उससे मिली वह हमेशा उससे हैरान रहती थी। उसकी नजर में यह लड़का रहस्य से घिरा हुआ था। आदित्य का सबसे शक्तिशाली हमला देखकर, जो एक निम्न श्रेणी का सामान्य रैंक मार्शल कौशल था, वह एक बार फिर हैरान रह गई। लेकिन यह आश्चर्य पहले से अलग था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़के का सबसे शक्तिशाली हमला एक निम्न श्रेणी का सामान्य रैंक हमला होगा। मोना हमेशा आदित्य को बहुत महत्व देती है। उसने सोचा कि उसका सबसे शक्तिशाली कौशल कम से कम एक उच्च श्रेणी का सामान्य रैंक मार्शल कौशल होगा। आदित्य ने अपने अंगूठे से अपनी नाक को छुआ और उसे थोड़ा रगड़ा, फिर कहा, मिस मोना, यह इस तरह है, मैं सिल्वर मून संप्रदाय से था, एक तीसरी श्रेणी का संप्रदाय। जब मैंने संप्रदाय में प्रवेश किया तो मैंने यह कौशल सीखा। मेरे गुरु, जो सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें एल्डर भी थे, ने मुझसे कहा कि जब मैं बॉडी टेम्परिंग दायरे के 6ठे चरण तक पहुंच जाऊंगा तो मैं अधिक शक्तिशाली मार्शल कौशल सीख सकता हूं। लेकिन जब मैं बॉडी टेम्परिंग दायरे के 6ठे चरण में पहुंचा तो मेरे गुरु पहले ही मर चुके थे और मैं एक मेडिसिन गार्डन बनने के लिए कम हो गया था। जब से मेरे गुरु की मृत्यु हुई है तब से संप्रदाय में मेरे वरिष्ठ मुझे हमेशा परेशान करते रहे हैं। यहां तक कि संप्रदाय के बुजुर्ग भी मुझे नीची नजर से देखते थे। मुझे उस मंडप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी जहां मार्शल कौशल संग्रहीत हैं। अब मैं पहले ही संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया हूं, इसलिए मुझे अधिक शक्तिशाली मार्शल कौशल सीखने का कोई मौका नहीं मिला। यही कारण है कि इस समय मेरा सबसे शक्तिशाली मार्शल कौशल केवल निम्न श्रेणी का सामान्य रैंक मार्शल कौशल है। मोना आदित्य के अतीत को जानकर दंग रह गई। उसने कहा, ओह, तो तुम सिल्वर मून संप्रदाय से थे। उन्होंने तुम्हारे जैसी प्रतिभा को बाहर निकाल दिया। भविष्य में उन्हें इसका पछतावा जरूर होगा। अगर वे ऐसा नहीं भी करते हैं तो मैं उन्हें उनके फैसलों पर पछतावा करवा दूंगा। आदित्य ने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। उसे अचानक सिल्वर मून संप्रदाय से मिले अपमान याद आ गए। आदित्य की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखकर मोना ने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, चलो बैरियर को तोड़ते हैं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं बैरियर पर हमला करूंगा। आखिरकार भले ही तुम हमला करो, तुम्हारा हमला लगभग कुछ नहीं करेगा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और बैरियर से दूर खड़ा हो गया। मोना ने एक बार फिर बैरियर पर हमला किया। स्वर्ग तलवार स्लैश, पहला स्लैश। एक बार फिर उसकी तलवार से वह भयानक तलवार ऊर्जा निकली जो ऐसा था जैसे सैकड़ों तलवारें एक ही समय में एक ही बिंदु पर हमला कर रही हों। बैरियर पर फिर से दरार आ गई। स्वर्ग तलवार स्लैश, दूसरा स्लैश। यह तलवार का वार पहले वाले से भी ज्यादा भयानक था। यह हेवन स्वॉर्ड स्लैश का दूसरा वार था। मार्शल कौशल को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: पीला, गहरा, पृथ्वी और स्वर्ग श्रेणी। इन्हें आगे 3 श्रेणियों में बांटा गया है: निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी। हेवन स्वॉर्ड स्लैश एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी रैंक मार्शल कौशल था। इसमें कुल 3 स्लैश हैं, प्रत्येक दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। जब मोना ने स्वर्ग की तलवार के दूसरे वार से हमला किया तो उसके चारों ओर एक भयानक तलवार ऊर्जा दिखाई दी। इसके अलावा उसकी तलवार ऊर्जा का समर्थन करने वाले उसके वायु तत्वों के साथ वह तलवार का हमला पहाड़ की गहराई से निकलने वाले लावा की तरह था। तुरंत ही उसका वार दीवार की सुरक्षा करने वाले बैरियर से टकराया और जोरदार आवाज निकली, बूम! बैरियर कई टुकड़ों में टूट गया और हवा में बिखर गया।
कुछ समय बाद यह धीरे धीरे हवा में बिखर गया। उसकी तलवार के हमले को देखकर आदित्य का मुंह ओ के आकार में खुल गया। उसने इतना भयानक हमला कभी नहीं देखा था। मोना की हालत ठीक नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी। तलवार के हमले ने उसके शरीर से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली। मूल कोर दायरे के शिखर पर अपनी ताकत के साथ वह ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तलवार स्लैश के पहले स्लैश की शक्ति दिखा सकती थी। लेकिन बैरियर को तोड़ने के लिए उसने स्वर्ग तलवार स्लैश के दूसरे स्लैश का जबरदस्ती इस्तेमाल किया। उसकी इस हरकत से उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा। हाथों से खून बह रहा था। मोना ने गोली की बोतल से एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। उसके शरीर से खून का बहना तुरंत बंद हो गया। उसके शरीर पर लगे घाव भी भरने लगे। रैंक 3 हीलिंग पिल, जेड स्पिरिट पिल। आदित्य ने उस गोली को पहचान लिया जिसे मोना ने निगल लिया था। वह प्राचीन गोली भगवान की यादों में विलीन हो गया था, इसलिए वह आसानी से बता सकता था कि वह कौन सी गोली खा रही थी। तुमने गोली पहचान ली। मोना को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आदित्य ने पहचान लिया कि वह कौन सी गोली खा रही थी। उसकी नजर में आदित्य, जो तीसरी श्रेणी के संप्रदाय सिल्वर मून सेक्ट से आया था, यह नहीं बता सकता था कि उसने कौन सी गोली खाई है, लेकिन यह उसके सोचने के विपरीत था। हां, आदित्य ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी चोटें ठीक हैं? मैं ठीक हूं। मोना ने अपना सिर हिलाया। वह आदित्य के बारे में अधिक से अधिक सतर्क दिखाई देने लगी। यहां तक कि तेजस और उनके पिता, जो अपेक्षाकृत बड़े शहर में रहते हैं और इंपीरियल सिटी के शाही परिवार से जुड़े हैं, रैंक 3 की गोली को पहचानने में सक्षम नहीं थे, लेकिन आदित्य ने पहचान लिया। गोलियां और कीमियागर रैंक 1 से रैंक 9 तक 9 रैंक में विभाजित हैं। रैंक 1 ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र साधकों के लिए एक गोली थी। रैंक 2 गोली मूल कोर क्षेत्र और इसी तरह के अन्य साधकों के लिए थी। बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र साधकों के लिए बिना किसी ग्रेड के एक साधारण गोली पर्याप्त थी। एज योर ड्रैगन कंट्री में रैंक 3 की गोली बहुत दुर्लभ थी और रैंक 3 कीमियागरों का बहुत सम्मान किया जाता था। यहां तक कि हेवन स्वॉर्ड सेक्ट जैसा महान संप्रदाय भी उन्हें रखने और उन्हें अपने संप्रदाय के लिए काम करने देने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। एज्योर ड्रैगन कंट्री में रैंक 3 कीमियागर बहुत कम है, इसलिए जेड हीलिंग पिल जैसी रैंक 3 की गोली को पहचानना, जो रैंक 3 की गोलियों में भी दुर्लभ है, उसके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। मोना की नजरों में आदित्य और भी रहस्यमयी लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोहरे की मोटी परत से ढका हुआ था, जिसके पार मोना कुछ नहीं देख पा रही थी। अब हमें इस अजीब दीवार को तोड़ना होगा और हम देख सकते हैं कि दीवार के पीछे क्या है जिसे इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है। मोना ने दीवार की ओर देखा। पहले तुम आराम करो। तुम्हारी चोटें अभी भी हैं और पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। अगर तुम फिर से हमला करोगे तो यह तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस अजीब दीवार पर हमला करने जा रहा हूं, आदित्य ने मोना से कहा और मुट्ठी बनाई। वह मुट्ठी लाल रोशनी से चमक रही थी। फिर उसने पूरी ताकत से दीवार पर हमला किया। पहाड़ ढाने वाली मुट्ठी, बूम। पहाड़ ढाने वाली मुट्ठी, बूम। पहाड़ ढाने वाली मुट्ठी, बूम। वह लगातार अपने निम्न श्रेणी के सामान्य रैंक मार्शल कौशल माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट से हमला करता रहा। वह दीवार किसी अज्ञात अयस्क से बनी थी। उसके लिए अपने निम्न श्रेणी के सामान्य रैंक मार्शल कौशल से उस अजीब दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल था। अजीब दीवार पर हमला करने के उनके बार प्रयासों से वह अजीब दीवार अंततः आधे घंटे के बाद ढह गई। खांसी, खांसी। उस छोटे से कमरे में हर जगह धूल फैल गई। दोनों को खांसी आने लगी। धूल के कारण उन्हें कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब धूल जम गई तो चीजें और भी साफ दिखाई देने लगीं। कुछ समय बाद उन्होंने दीवार के ढाने के बाद मलबे में ऊर्जा के स्रोत की खोज शुरू की। मोना की नजर अचानक एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जो आधी टूटी ईंट में धंसी हुई किसी छोटी धातु की गेंद जैसी दिख रही थी। वह धातु की गेंद सुनहरी चमक से चमक रही थी। आदित्य, इस गेंद को देखो, क्या यह ऊर्जा का स्रोत है? मोना ने आदित्य को सुनहरी धातु की गेंद दिखाई। आदित्य ने सुनहरी धातु की गेंद ली
और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसे उस सुनहरी धातु की गेंद से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश निकलता हुआ महसूस हुआ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस धातु की गेंद के अलावा उस अजीब दीवार के मलबे में कुछ भी नहीं है। आदित्य ने अपने आसपास देखा और कहा, यह धातु की गेंद कुछ अजीब लग रही है। जाहिर है कि इसके अंदर थोड़ी भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची है, लेकिन फिर भी समय समय पर इस सुनहरी धातु की गेंद से आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही है। आदित्य ने मोना को सुनहरी धातु की गेंद लौटा दी और एक निश्चित दिशा की ओर देखा। वहां पहले एक अजीब दीवार खड़ी थी, लेकिन अब उस जगह पर एक गुफा दिखाई दे रही थी। क्या वह दीवार इस गुफा की रक्षा कर रही थी? अंदर क्या है? चलो वहां चलते हैं और देखते हैं। मोना ने गुफा को देखा और आदित्य से कहा, चलो चलें। आदित्य और मोना ने आगे कदम बढ़ाया और गुफा में प्रवेश किया। वह गुफा अंधकार से भरी हुई थी। गुफा के अंदर रोशनी का एक कण भी नहीं था, केवल एक सीधा रास्ता था जो गुफा की गहराई तक जाता था। आदित्य और मोना अंधेरी गुफा में घूम रहे थे। बीच बीच में उनका सामना चमगादड़ों के एक समूह से होता है। उस गुफा में जहां सिर्फ अंधेरा था और बीच बीच में अंदर से पंख फड़फड़ाने की आवाज आती है और फिर चमगादड़ों का एक समूह उन दोनों की ओर उड़ता है। इससे उनमें डर पैदा हो गया। मोना ने आदित्य का हाथ तुरंत कसकर पकड़ लिया। यह पहली बार था जब मोना को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां केवल अंधेरा था और कुछ नहीं। इससे वह वाकई बहुत डर गई। और उसके ऊपर यह अंधेरी गुफा इतनी खामोश थी कि चलने की आवाज भी आ रही थी। आदित्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उस गहरे अंधेरे में वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था, यहां तक कि अपना हाथ भी नहीं। वह केवल महसूस कर सकता था कि एक नरम हाथ उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए था। आदित्य थोड़ा कांप उठा। उसे नहीं पता कि यह कैसा एहसास था जब मोना ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन वह सहज रूप से इसे हमेशा के लिए महसूस करना चाहता था। वह उसका हाथ पकड़े रहना चाहता था। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और अपनी वर्तमान भावना को अपने सिर को झटक दिया। वे दोनों इस अंधेरी गुफा में थे और उन्हें अचानक किस खतरे का सामना करना पड़ेगा यह उन्हें नहीं पता था। इसलिए उन्हें यहां अधिक सावधान रहना चाहिए। करीब 500 मीटर चलने के बाद उन्हें अचानक अपने सामने एक रोशनी की किरण चमकती हुई दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस रोशनी की किरण के पास पहुंच गए। वे जितना रोशनी की किरण के करीब जा रहे थे, वह रोशनी की किरण उतनी ही बड़ी होती जा रही थी। जब वे प्रकाश की किरण के सामने पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे दंग रह गए। उनके सामने एक छोटी सी झील थी। उस झील के पीछे एक बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर ढेर सारे फल थे। उन्होंने फलों की गिनती की और पाया कि वहां कुल 20 फल थे। वहां से कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जो बांस से बनी हुई थी। वे सबसे पहले झील के सामने पहुंचे। वह झील एक सामान्य झील थी, लेकिन उन्होंने देखा कि झील के बीच में एक तलवार थी। तलवार का आधे से ज्यादा हिस्सा झील में डूबा हुआ था, सिर्फ उसकी मूठ ही दिख रही थी। मिस मोना, वह तलवार मुझे चाहिए। आप देखिए, मेरे पास कोई अच्छा हथियार नहीं है। आदित्य ने शर्मिंदगी से मोना की ओर देखा। लेकिन वह क्या कर सकता है? अगर उसे एक अच्छा हथियार चाहिए तो उसे हिम्मत करके पूछना होगा कि उसे क्या चाहिए। यह ठीक है, मेरे पास पहले से ही एक बहुत अच्छी तलवार है, इसलिए मुझे दूसरी तलवार की जरूरत नहीं है। तुम इसे ले सकते हैं। मोना को यह भी पता था कि आदित्य के पास केवल मध्यम श्रेणी का सामान्य हथियार था, इसलिए उसने आदित्य से कहा कि वह तलवार ले सकता है जो उनके सामने थी। आदित्य झील में कूद गया और तलवार की हैंडल की ओर तैरने लगा। वह झील के बीच में तलवार के पास पहुंचा, अपनी हाथ उठाई और तलवार की हैंडल पकड़ ली। आ! अचानक आदित्य दर्द से चीख उठा। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, तलवार से निकलने वाली तलवार ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उसके शरीर पर हमला कर गई। उसके शरीर के सभी मेरिडियन फटने लगे। उसे लगा कि सैकड़ों तलवारें एक साथ उसके शरीर के अंदर से उसके शरीर को काटने लगी हैं। आदित्य, क्या हुआ? आदित्य की दर्दनाक चीख सुनकर मोना चिंतित हो गई। वह झील में कूदने ही वाली थी कि तभी आदित्य की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। यहां मत आओ, झील में अभी बहुत ज्यादा तलवार ऊर्जा है। ये तलवार ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम झील में उतरोगे तो घायल हो जाओगे। परंतु तुम...
मेरी चिंता मत करो, तुम वहीं रहो। इससे पहले कि मोना अपनी बात पूरी कर पाती, आदित्य ने एक बार फिर उससे कहा कि वह इंतजार करे और झील में न आए। तलवार ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। उसे नहीं पता था कि इस स्थिति में क्या करना है। उसके कई मेरिडियन बुरी तरह से घायल हो गए थे। तलवार ऊर्जा धीरे धीरे उसके डैनेटियन की ओर बढ़ रही थी। आदित्य यह देखकर चिंतित हो गया। इससे पहले कि तलवार ऊर्जा उसके शरीर पर आक्रमण कर पाती, उसके दिल से एक जोरदार धमाका हुआ। स्वर्गीय मोती ने शुद्ध ऊर्जा की एक धारा छोड़ी। शुद्ध ऊर्जा की वह धारा उसके शरीर में फैलने लगी। शुद्ध ऊर्जा की उस धारा के संपर्क में आने वाली सारी तलवार ऊर्जा गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। अपने शरीर से सभी आक्रमणकारी तलवार ऊर्जा को साफ करने के बाद शुद्ध ऊर्जा की वह धारा उसके डेनेटियन में प्रवेश कर गई। जब यह आदित्य के डेनेटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा को छूती है, तो यह उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी अधिक शुद्ध करने लगती है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक शुद्ध और सघन होने लगती है। उसकी आत्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने के बाद दिव्य मोती से आने वाली शुद्ध ऊर्जा की धारा उसके शरीर के हर छिद्र में प्रवेश कर गई। उसका शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। आदित्य को आपदा से लाभ हुआ। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो आदित्य ने झील से तलवार निकाली। उस पल आदित्य को लगा कि वह उस तलवार से जुड़ा हुआ है। उसने आह भरी। स्वर्गीय मोती ने न केवल उसकी आत्मिक ऊर्जा को शुद्ध किया और उसके शरीर को मजबूत बनाया, बल्कि तलवार को वश में करने में भी उसकी मदद की। तलवार प्राप्त करने के बाद आदित्य ने ध्यान से यह भी नहीं देखा कि यह तलवार किस रैंक की है। वह तैरकर मोना के पास वापस आ गया। क्या तुम ठीक हो? वह अभी भी कुछ हद तक चिंतित थी। जब उसने आदित्य की दर्दनाक चीख सुनी तो उसे नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसका दिल थोड़ा दुखा। अब जब आदित्य उसके पास लौट आया तो उसने राहत की सांस ली। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। आदित्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। आदित्य ने अपने हाथ में तलवार को देखा। यह एक लंबी पतली तलवार थी। उस तलवार से ऐसी आभा निकल रही थी मानो वह सिर्फ मारने के लिए ही बनी हो। मोना भी उस तलवार की आभा से आकर्षित हुई। उसने आदित्य के हाथ से तलवार ली और उसे ध्यान से देखी। यह तलवार एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है, मोना ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। यह जानना जरूरी था कि एजियोर ड्रैगन कंट्री में आध्यात्मिक हथियार बहुत दुर्लभ हैं, मुख्य रूप से उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार। एजियोर ड्रैगन कंट्री में कुछ बड़े संप्रदायों के संप्रदाय लीडर भी केवल निम्न या मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार का उपयोग करते हैं। केवल कुछ वास्तव में महान व्यक्ति, जैसे कि 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय लीडर या एजियोर ड्रैगन कंट्री के सम्राट, उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों का उपयोग करते हैं। एजियोर ड्रैगन कंट्री एजियोर स्काई कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश था। यहां अच्छे कीमियागर, रिफाइनर और फॉर्मेशन मास्टर बहुत दुर्लभ हैं। इसलिए इस देश में उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार शक्ति का प्रतीक थे। क्या यह तलवार वास्तव में उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है? आदित्य यह सुनकर आश्चर्यचकित था कि यह तलवार उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार थी। जब से उसे मार्शल आर्ट के बारे में पता चला और उसने मार्शल आर्ट के रास्ते पर चलना शुरू किया, तब से उसने सिर्फ निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के सामान्य हथियार ही देखे थे। वह जिस तलवार का इस्तेमाल करता था, वह सिर्फ निम्न श्रेणी का सामान्य हथियार था। उसने कभी भी आध्यात्मिक रैंक का हथियार नहीं देखा था। उसने सिर्फ लोगों को इसके बारे में बात करते सुना था। अब जब उसके सामने एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था, तो वह वाकई हैरान था। मोना ने तलवार आदित्य को लौटा दी और उसे चेतावनी दी, इस तलवार का उपयोग केवल खतरे में ही करना। लोगों को अपनी तलवार आसानी से न दिखने देना, अन्यथा तुम केवल उन लोगों के हमलों का सामना करोगे। मैं समझ गया। आदित्य ने पहचान में अपना सिर हिलाया। उसके हाथ में तलवार इस मकबरे के मालिक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार था, जो मार्शल सम्राट दायरे के शिखर पर एक मार्शल कलाकार था। उसने तलवार को देखा और फिर उसे स्वर्गीय मोती के अंदर 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर रख दिया। स्थानिक अंगूठी? मोना आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी उंगली में अंगूठी को देखा।
यह अंगूठी एक साधारण अंगूठी थी, कोई स्थानिक अंगूठी नहीं। आदित्य ने यह अंगूठी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पहनी थी, क्योंकि वह किसी को नहीं बता सकता था कि उसके पास स्वर्गीय मोती जैसा खजाना है। लेकिन यह स्थानिक अंगूठी कुछ अजीब है। यह स्थानिक अंगूठी जैसा नहीं दिखता था। मोना एक महान संप्रदाय से आती है और उसके पास भी एक स्थानिक अंगूठी थी, इसलिए वह स्थानिक अंगूठी से परिचित थी और उसने तुरंत देखा कि आदित्य की स्थानिक अंगूठी में कुछ गड़बड़ है। यह हे यह सिर्फ एक घटिया स्थानिक अंगूठी है, एक दोषपूर्ण स्थानिक अंगूठी। आदित्य ने जल्दी से एक बहाना बनाया और कहा। उसे डर था कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। ओह, तो यह मामला है। आपकी उंगली में जो स्थानिक अंगूठी है वह दोषपूर्ण है, इसलिए यह मुझे कुछ अजीब लगी। एक दोषपूर्ण स्थानिक अंगूठी के अंदर का स्थान स्थिर नहीं होता। यह किसी भी क्षण टकराने के बाद ढह सकता है। आपको इसे बदल देना चाहिए, मोना ने कहा। बदल दें? आदित्य मोना की बातों से खुश था। उसने उसे स्थानिक अंगूठी बदलने के लिए इतनी सहजता से कहा कि ऐसा लग रहा था कि स्थानिक अंगूठी उसकी नजर में कुछ भी नहीं थी। स्थानिक अंगूठी भी किसी भी उच्च श्रेणी की गोलियों या हथियारों की तरह दुर्लभ है, और चूंकि यह दुर्लभ था इसलिए यह बहुत महंगा उपकरण भी था। स्थानिक अंगूठी की बात तो दूर, भले ही यह कम रैंक का स्थानिक अंगूठी हो, इसकी कीमत 1000 सोने के सिक्कों से ज्यादा होगी। एक मध्यम और उच्च रैंक वाला स्थानिक अंगूठी 10,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमत का होगा। स्थानिक अंगूठी उच्च श्रेणी के स्थानिक अंगूठी से बेहतर है। इसकी कीमत उन उच्च श्रेणी के स्थानिक अंगूठी से भी अधिक होगी। मोना के अनौपचारिक शब्दों को सुनकर उसे एक बार फिर लगा कि स्वर्ग तलवार संप्रदाय में वास्तव में उसका कुछ दर्जा है। जब मैं 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए इंपीरियल सिटी जाऊंगा तो मैं इसे वहां बदल दूंगा। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और उसे छोड़ दिया। अगर यह स्वर्गीय मोती प्राप्त करने से पहले होता तो उसके लिए यह शब्द कहना असंभव होता, लेकिन अब उसके पास स्वर्गीय मोती है जहां से वह जितने चाहे उतने स्पिरिट स्टोन निकाल सकता है। इसलिए अब उसके लिए स्थानिक अंगूठी खरीदना कोई मायने नहीं रखता था। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक तलवार प्राप्त करने के बाद आदित्य और मोना दोनों ने झील के दूसरी ओर पेड़ की ओर देखा। वे धीरे धीरे झील के किनारे किनारे चलते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ पर लगे फल गहरे लाल रंग के थे और उनका आकार एक बच्चे की मुट्ठी जितना था। वे 20 फल थे। डार्क ब्लेज फ्रूट, मोना और आदित्य दोनों ने एक ही समय में कहा। वह इस फल को पहचान भी सकता है। यह सुनकर मोना ने आश्चर्य से आदित्य को देखा। डार्क ब्लेज फल एक बहुत ही दुर्लभ फल था और यह केवल भाग्य से ही मिल सकता है और इसे खोजा नहीं जा सकता। आदित्य पहचान सकता है कि यह फल उसके लिए एक आश्चर्य था। एक फल को उगने और पकने में लगभग 500 साल लगते हैं। एक डार्क ब्लेज फ्रूट के पकने के बाद ही दूसरा फल उग सकता है। पेड़ के ऊपर 20 डार्क ब्लेज फ्रूट थे। इसका मतलब है कि यह पेड़ कम से कम 10,000 साल से यहां था। यह वाकई चौंकाने वाला था। डार्क ब्लेज फल का उपयोग ब्लेज पिल नामक रैंक 4 की गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक के रूप में किया जा सकता है। ब्लेज पिल का सेवन केवल मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें चरण और उससे ऊपर के चरण में आगे बढ़ने के बाद ही किया जा सकता है। यह न केवल किसी व्यक्ति को सीधे 2 चरणों में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, चाहे वह मार्शल किंग क्षेत्र का मार्शल कलाकार हो या मार्शल सम्राट क्षेत्र का, यह उनके शरीर में अग्नि तत्व को जन्म देने में भी उनकी मदद कर सकता है। चूंकि यह किसी के शरीर में अग्नि तत्व को जन्म देने में मदद कर सकता है, इसलिए यह बहुत कीमती है, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जो कीमियागर बनना चाहते हैं। अगर किसी के शरीर में पहले से ही अग्नि तत्व है तो यह ब्लेज पिल उसके शरीर में अग्नि तत्व को और मजबूत कर सकती है, और यही वजह है कि ब्लेज पिल बहुत कीमती थी। और चूंकि ब्लेज पिल का मुख्य घटक डार्क ब्लेज फ्रूट था और यह बहुत दुर्लभ भी था, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत अधिक थी। आदित्य के पास अब प्राचीन गोली भगवान की यादें हैं। गोलियों और कीमिया के बारे में सारा ज्ञान जो उस प्राचीन गोली भगवान ने अपने जीवन काल में जमा किया था, अब उसका आदित्य का था। अगर वह कीमियागर के रास्ते पर चलना जारी रखना चाहता है तो उसे बहुत अच्छी आग की जरूरत थी।
भले ही वह इस रास्ते पर न चलना चाहे, फिर भी उसे अपनी साधना के लिए गोलियों की जरूरत थी। चूंकि वह पहले से ही अपने लिए एक गोली को परिष्कृत कर सकता है, तो उसे खरीदने की क्या जरूरत है। बेशक वह कीमिया के बारे में अपने ज्ञान को बर्बाद नहीं करेगा। उच्च शुद्धता वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए उसे एक अच्छी आग की आवश्यकता थी। उसके लिए अग्नि आत्मा सबसे अच्छा विकल्प है। अगर वह अग्नि आत्मा पर अपना हाथ रख सकता है, तो उसे उच्च शुद्धता वाली गोली को परिष्कृत करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन जानता है कि उसे अग्नि आत्मा कब मिल सकती है। आखिरकार सबसे कम रैंक की अग्नि आत्मा भी किसी भी दुर्लभतम गोली या यहां तक कि स्वर्ग रैंक की मार्शल आर्ट तकनीक से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर वह अग्नि आत्मा को पाना चाहता है, तो उसे अच्छे अवसर का इंतजार करना होगा, और इसके लिए उसे काफी लंबा समय लगेगा। इसीलिए सबसे अच्छा विकल्प अग्नि तत्व शरीर प्राप्त करना या अग्नि तत्व मार्शल आर्ट तकनीक विकसित करना था। अगर वह इन डार्क ब्लेज फ्रूट का उपयोग करके ब्लेज पिल को परिष्कृत करता है, तो न केवल वह अपने शरीर में अग्नि तत्व को जन्म दे सकता है, बल्कि वह अपनी साधना में भी बड़े अंतर से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर वह ब्लेज पिल को परिष्कृत करना और खाना चाहता है, तो उसे पहले मार्शल किंग दायरे के कम से कम 5वें चरण की साधना करनी होगी। अभी वह ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे के 3रे चरण के चरम पर था, इसलिए उसे ब्लेज पिल को परिष्कृत करने और खाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना होगा। इस वजह से उसके लिए अभी सबसे अच्छा विकल्प एक अग्नि तत्व मार्शल कौशल की साधना करना था, ताकि वह उस अग्नि तत्व मार्शल कौशल से आग का उपयोग करके एक गोली को परिष्कृत कर सके। अफसोस की बात है, उनके सामने एक महान अवसर था, लेकिन वह फिलहाल इस अवसर का उपयोग अपने लिए नहीं कर सकता था। अगर मैं इस डार्क ब्लेज फ्रूट का उपयोग अग्नि तत्व शरीर को परिष्कृत करने और प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूं, तो मुझे पहले कम से कम मार्शल किंग दायरे के 5वें चरण तक पहुंचना होगा, और इसमें काफी लंबा समय लगेगा। आदित्य इस बारे में सोचने के बाद कड़वी मुस्कान को रोक नहीं सका। जब मोना ने आदित्य को मुस्कुराते हुए देखा, तो वह हैरान रह गई। इस तरह का मौका, जिसमें कोई बहुत ही दुर्लभ चीज अपने हाथ में ले सकता है, वह केवल किस्मत से ही मिल सकता है। उन्हें काफी खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके बगल में बैठा यह लड़का किसी कारण से उदास दिख रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें अभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इतना बढ़िया मौका मिला है? मोना ने पूछा। जब उसने आदित्य के चेहरे पर भाव देखे, तो वह वाकई हैरान रह गई। मिस मोना, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं, मैं वाकई खुश हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम इस डार्क ब्लेज फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हम सीधे स्पिरिट फ्रूट का सेवन करना भी चाहें, तो हमें मार्शल किंग दायरे तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। आदित्य ने शर्मिंदगी से हंसते हुए कहा। वह अपनी कल्पना की नदी में तैर रहा था, और यह पूरी तरह से भूल गया था कि एक सुंदर जवान लड़की उसके बगल में खड़ी थी।